हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास में सभी का स्वागत है। वेलकम टू द स्पेशल क्लास दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट टुडे एंड दिस इज क्लास 3 इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम सीरीज। ये है आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम सीरीज की क्लास नंबर 3 दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट टुडे। एंड also make sure that you are enrolling in these special classes on Unacademy Plus। ये मेक श्योर कीजिएगा कि अनअकैडमी प्लस की ये जो स्पेशल क्लासेस हैं आप इन पे टाइमली मैनर में इनरोल कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आपके अपकमिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ये क्लासेस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ऑल्सो द क्लास PDF यू विल बी गेटिंग इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज। क्लास के सभी PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फॉर ऑल द फ्री लेक्चर्स। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो इन सभी फ्री लेक्चर्स के लिए। ठीक है, अर्पिता शर्मा अनअकैडमी पे आप फॉलो कर सकते हो। द लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी हैज़ लॉन्च्ड द न्यू बैचेस फॉर UPSC CSE 2021, 22 एंड 23 एस्पिरेंट्स दैट आर स्टार्टिंग ऑन 18th of Jan। ये जो बैचेस हैं ये 18th Jan दैट इज़ कल से स्टार्ट हो रहे हैं। दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बैचेस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैचेस हैं। ठीक है, अब इन बैचेस की फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 3 बैचेस दैट हैव बीन लॉन्च्ड। वन इज़ अ 6-month बैच okay for the 2021 aspirants, another is a 1-year batch for 2022 aspirants, and the next one is a 2 years batch for 2023 aspirants। and in these batches we are guaranteeing full syllabus coverage। हम इन batches में आपको पूरा 100% syllabus prelims and mains का cover करके देंगे। and we are also going to provide you the PDF study material। separate doubt clearing sessions will be conducted। Top educators including ex-IPS, IRS and IAS officers are taking the classes on Unacademy Plus, and we will be providing you test series as well। हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने वाले हैं प्रीलिम्स की विद एनालिसिस, और इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी वी आर गोइंग टू गाइड यू थ्रू आउट। Now there will be 3 kinds of batches। First will be the English batch, second Hindi medium batch and bilingual batch। तो bilingual batches भी होंगे आपके यहाँ पर, English medium भी होंगे, हिंदी medium भी होंगे, so that all the aspirants English medium, Hindi medium, they can participate in these batches according to your language preference। आप अपने language preference के according participate कर सकते हो batches में। Also we have launched the NCERT batches। हम लोगों ने ना आप सबके लिए NCERT batches भी launch किया Unacademy Plus पर from class 6 to class 12। so if you are a beginner, ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो, एक फ्रेशर हो, if you want to complete your NCERTs, you can join our NCERT batches also। they are also starting from 18th of Jan। ये भी 18th Jan से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, now over here you can use the code Arpita Sharma 20 to get 10% discount। आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं Sharma 20, जिससे आपको बहुत ही easily 10% डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, so these batches are starting from tomorrow, and I am also taking complete history courses on Unacademy Plus। I am also going to take the NCERT batches। so अगर आप enroll करना चाहते हो, आप classes complete करना चाहते हो, जल्दी से आज ही enroll कर लो। The link is given below in the description box। नीचे description box में आपको link भी मिल जाएगा इन batches का। ठीक है, चलो let's start the session। do not forget to subscribe and use code Sharma20 to get 10% discount also on your plus subscription। ठीक है, तो इन बैचेस में फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और क्लास अटेंड कीजिए और अपना सिलेबस फटाफट से ख़त्म कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पैक्ट के बारे में। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। नाउ इफ़ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, डू यू थिंक इट हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट? आपको क्या लगता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट था? इम्पैक्ट मतलब असर, पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि नेगेटिव था? वॉज इट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव? येस, वी डिड नॉट हैव जस्ट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, वी हैड बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव। हमारे पास ब्रिटिश रूल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स थे, बोथ प्रोज एंड कॉन्स। येस, ठीक है। सो व्हेन द ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया, देयर वर सेवरल चेंजेस विच वर मेड इन द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फेयर्स ऑफ आवर कंट्री।
हमारी कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एरियाज में काफ़ी चेंजेस आए. इफ़ समबडी विजिट्स योर हाउस, राइट, देर आर चेंजेस विच आर मेड इन योर हाउस. जब आपके घर में कोई आता है, चेंज होता है ना, आप थोड़े अच्छे से बेटर तरीके से ड्रेस होते हो, ठीक है, अपने नाइट सूट्स में नहीं रहते हो 24 घंटे, अच्छे से ड्रेसअप होते हो, या फिर आप बाथरूम वगैरह को साफ़ करते हो, बेडरूम साफ़ करते हो, ठीक है, ड्राइंग रूम साफ़ करते हो, यू कुक डिफरेंट मील्स इन योर हाउस व्हेन समबडी एल्स विजिट्स योर हाउस. Similarly, when somebody else came to India, that is the Britishers, when they came to India and forcefully they established their rule in India, there were several changes which were made in India. काफ़ी सारे changes थे जो भारत में हुए थे, ठीक है, and there were many, you can say, impactful changes. For example, introduction of railways, changing of the education sector in the country, right? So there were different, and the land revenue settlement system, there were different changes which were made in India, and they had two types of impacts, positive and negative. Even the establishment of railways had positive and negative impact. Railways को establish करने पर भी भारत में दो तरीके के impacts पड़े थे, positive and negative. We are going to study them. So the first impact that we are going to study is the economic impact. ये है आपका पहला impact जो हम पढ़ने वाले हैं, the economic impact. Okay. Now when we talk about economic impact, was it a negative impact or positive? Let me know in the comment section. Economic impact मोस्टली मेजॉरिटी नेगेटिव था कि मेजॉरिटी पॉजिटिव था? वेरी गुड, इट वॉज नेगेटिव. इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो था वो नेगेटिव था. क्यों? बिकॉज इंडिया बिकेम अ कॉलोनी. भाई, इंडिया कॉलोनी बन गई थी, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात थोड़ी है. प्लस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सामने रखी थी. दादा भाई नारोजी केम अप विद दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दैट ब्रिटिशर्स, दे आर ट्राइंग टू extract all the wealth from India. They are not here to improve our condition. They are here to extract everything, to plunder everything out of India and to store it in the treasures of Britain. ब्रिटेन की ट्रेजरी में, तहखाने में सब कुछ यहाँ से चुरा चुरा के वहाँ पर स्टोर किया जा रहा था. ठीक है. सो ओवर हियर यू विल राइट दैट इंडिया बिकेम एन इकोनॉमिक कॉलोनी. इकोनॉमिकली हमारा स्टेटस पता है क्या था? हम एक कॉलोनी थे. दिस वॉज आर इकोनॉमिक स्टेटस. वी वर इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ द इंडस्ट्रियल इंग्लैंड. ठीक है, ऑफ द इंडस्ट्रियल इंग्लैंड. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? सो दिस वॉज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट. ये था आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट. अब अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को देखें, वी लुक एट इंडियाज इकोनॉमी, वी विल सी दैट इंडियाज मोस्ट नेगेटिवली इम्पैक्टेड सेक्टर वॉज, हमारी कंट्री का सबसे नेगेटिवली इम्पैक्टेड सेक्टर कौन सा था? इट वॉज द हैंडलूम वीविंग सेक्टर. राइट इट डाउन. इट वॉज द हैंडलूम वीविंग industry which was very negatively hit by the industrialization in England, and this industry had collapsed. ये जो इंडस्ट्री थी ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी. इस इंडस्ट्री के वजह से हम आत्मनिर्भर थे. बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री वी वर सेल्फ रिलायंट, बट व्हेन दिस इंडस्ट्री कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, ठीक है, आर सेल्फ रिलायंस ऑल्सो गॉट वीकेंड अप. हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो भी पूरी तरीके से टूट गया, खत्म हो गया, आत्मनिर्भरता खत्म हो गई. ठीक है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर यू विल राइट, यहाँ पर एक और पॉइंट आप लिखेंगे दैट द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, राइट इट डाउन, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इट लॉस्ट बोथ द डोमेस्टिक मार्केट एंड द फॉरेन मार्केट because the handloom weaving industry collapsed. So our Indian handicrafts also lost the international and national markets. हमारे जो markets हैं वहाँ से भी हमें बाहर निकाल दिया गया. The handicrafts industry was thrown out of the markets. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? चलो, so this was the major economic impact. Now the third in the economic impact, this is the first point and this is the second point. अब भैया थर्ड पॉइंट क्या है? What is the third point? Here we have the land revenue system. Now in India there were different governor generals, you all know about it. आप सभी को पता है इंडिया में, भारत में अलग अलग गवर्नर जनरल्स आए थे. ठीक है, कॉर्नवालिस आया था, कैनिंग आया था, डलहौजी आया था, राइट. देयर वर डिफरेंट गवर्नर जनरल्स हु केम इन इंडिया. सो ईच ऑफ देम कंडक्टेड देयर ओन लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, सारे गवर्नर जनरल्स ने अपने अपने लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए. ठीक है. सो लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स, राइट इट डाउन, द लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, also caused hardships to cultivators.
ये बात पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को, जिसके अंदर वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। यहाँ पर हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। देन वी हैड द रेउतवारी सिस्टम, हमारे पास रेउतवारी सिस्टम भी आता है। वी हैव द माहलवारी सिस्टम, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माहल? माहल का मतलब होता है यूनिट ऑफ लैंड। माहलवारी में माहल का मतलब होता है यूनिट ऑफ लैंड, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। लेट अस स्टडी अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? जल्दी से बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज नॉट परमानेंट? सो लेट्स स्टडी दीज लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ओके। देखो, जब हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, LRS इज नोन एज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स। ये हमेशा प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एंड सिंस द लास्ट 8 years देयर हैव बीन अप्रॉक्सीमेटली 6 questions दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पिछले 8 साल में 6 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वी विल स्टडी इट इन 2 parts। हम 2 parts में पढ़ते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फर्स्ट पार्ट इज प्री ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स के पहले का जो रूल था मुगल्स का, उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। बिफोर दी ब्रिटिशर्स दे केम इन इंडिया, भारत में ब्रिटिशर्स आए उससे पहले, दैट इज इन द मुगल पीरियड, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ LRS, प्री ब्रिटिश रूल। एंड सेकेंड इज पोस्ट ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उसके बाद क्या सिस्टम था, ठीक है। प्री ब्रिटिश एंड पोस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के आने के बाद, ब्रिटिश के आने से पहले। So when we talk about the land revenue system before the British rule, now here tax was the major source of income. Tax जो हुआ करता था वो major source of income हुआ करता था for the king, ठीक है। It was the major source of income for the kings and for the emperors and for the zamindars, okay. So over here this tax or revenue, any kind of revenue, इट वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम लैंड्स, ज़मीनों से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। वॉट एवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वर गोइंग ऑन, रेवेन्यू वॉज चार्ज्ड, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी उससे रेवेन्यू इनकम लिया जाता था, ठीक है। सो ड्यूरिंग द किंगशिप, यानी कि राजाओं के रूल में, इन द प्री ब्रिटिश रूल अंडर द किंग्स, ओके, लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू जागीर्स। लैंड को ना जागीर्स में डिवाइड किया जाता था। जागीर्स वर द यूनिट्स ऑफ लैंड, ठीक है। दे वर डिवाइडेड इनटू जागीर्स एंड जागीर्स वर हेडेड बाय, इनके हेड कौन हुआ करते थे? जागीर्स वर हेडेड बाय जागीरदार्स। जागीरदार्स जो होते थे वो जागीर्स के हेड होते थे। एवरी जागीर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ जागीरदार, ओके। नाउ दीज जागीरदार्स फर्दर अपॉइंटेड जमींदार्स। इन जागीरदार्स ने क्या किया? जमींदार्स को अपॉइंट किया टू हैंडल देयर लैंड, okay. Now jagirs were not small units of land, they were huge pieces of land and they were, you know, handled by jagirdars. Jagirdars ने अपने अपने ज़मीनों को और further subdivide किया। The jagirdars, they further subdivided the jagirs and made the zamindars the head of those small pieces of land. छोटे छोटे जो पीस होते थे ज़मीन के, जागीर्स के, उसके हेड होते थे ज़मींदार्स। एंड these zamindars they used to control the peasants. ये जो ज़मींदार होते थे ये बेचारे फार्मर्स को, गरीब बेचारे किसानों को कंट्रोल किया करते थे। दी ज़मींदार्स मेड द पेजेंट्स कल्टिवेट द लैंड। पेजेंट्स क्या किया करते थे? ज़मीन को कल्टिवेट किया करते थे, क्रॉप्स उगाया करते थे उस पर, ठीक है। दे यूज्ड टू डू द फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड इन टर्न द रिटर्न वॉज कलेक्टेड from the land. It was distributed among the zamindars, jagirdars and kings and the farmer was given nothing. फार्मर को क्या दिया जाता था? कुछ भी नहीं। 2 टाइम की रोटी दे दी, हो गया, ठीक है। इफ द फार्मर्स आर गेटिंग फूड टू ईट, इनफ फूड टू ईट, दैट इज इनफ। दे वर नॉट मेड अ पार्ट, यू कैन से पार्टिसिपेंट और अ पार्टनर इन द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड। बेचारे को जो ज़मीन से रेवेन्यू आ रहा है उसमें कुछ नहीं मिलता था। 2 टाइम की रोटी दे दी, उतना काफ़ी है, ठीक है। दिस वॉज दी, यू कैन से, स्टेट ऑफ पेजेंट्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है पोस्ट ब्रिटिश रूल की, दैट मीन्स व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, देन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ LRS इन द पोस्ट ब्रिटिश रूल। सो हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डायग्राम। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। आई होप यू ऑल आर मेकिंग दिस डायग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ये डायग्राम बना रहे हो मेरे साथ।
दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन पेपर 1. आप ये डायग्राम बना सकते हो पेपर 1 में, ठीक है. सो हेयर वी हैव एट द टॉप वी हैव द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यहाँ पर हमारे पास आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है. एंड देन एट द बॉटम वी हैव द पेजेंट्स. लास्ट में हमारे पास आते हैं पेजेंट्स. एंड इन द मिड वी हैव जमींदार्स. यहाँ पर हमारे पास आएंगे जमींदार्स, ठीक है. एंड दिस इज द जमींदारी सिस्टम और द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और द जमींदारी सिस्टम, ठीक है. नाउ व्हेन आई से दैट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम was not permanent, it was temporary in nature. The meaning of this term is that with the change of governor generals, the permanent settlement system also used to change. जैसे ही for example in one place for 5 years or for 4 years one governor general is working, ठीक है. एक governor general काम कर रहा है, ठीक है. After the end of his term, after the end of his time period, the new governor general will come and he will make changes in the permanent settlement system, ठीक है. 4-5 साल बाद नया गवर्नर जनरल आया तो वो नए चेंजेस लेकर आएगा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दिस सिस्टम वाज नॉट परमानेंट, इट केप्ट ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ गवर्नर जनरल्स. ओके, सो द मेजर सिस्टम, राइट इट डाउन, द मेजर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन existed in India and it was divided into 3 parts: permanent settlement system, रेवतवारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम, ठीक है. 3 तरीके के सिस्टम थे, परमानेंट सेटलमेंट, रेवतवारी सेटलमेंट एंड मालवारी सिस्टम, ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जमींदारी सिस्टम, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर इज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793. This year is very important for prelims, okay, and it was introduced by Lord Cornwallis. किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. ओके, वेयर वॉज इट इंट्रोड्यूस्ड? कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था ये? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, इन ओडिशा एंड इन वाराणसी, ठीक है. आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो, B2OV, ठीक है. दिस इज द निमोनिक टू रिमेंबर दिस. B2 मीन्स बिहार, बंगाल, ओडिशा एंड वाराणसी, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ हियर जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज दी ओनर्स. ये जो जमींदार्स हुआ करते थे ये ओनर्स होते थे जमीन के. दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज दी ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है. एंड जमींदार्स वर गिवन द राइट्स, दे हैड द राइट्स टू कलेक्ट टैक्स, टू कलेक्ट द रेवेन्यू. इनके पास राइट्स थे कि ये लोग ज़मीन से जो भी रेवेन्यू आएगा उसको कलेक्ट करेंगे. दे विल कलेक्ट द रेवेन्यू और रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स. पेजेंट्स का मतलब बेचारे किसान, ठीक है, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, द फार्मर्स. सो दे विल कलेक्ट द रेंट और द रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्स. ओके, एंड वॉट एवर रेवेन्यू दिस जमींदार हैज कलेक्टेड, जो भी रेवेन्यू इस जमींदार ने कलेक्ट किया है, ठीक है, वॉट एवर रेवेन्यू ही इज कलेक्टिंग, इट विल बी डिवाइडेड इंटू 11 पार्ट्स. जो भी जमींदार ने पैसा कलेक्ट किया किसान से उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. एंड आउट ऑफ दीज 11 पार्ट्स 1/11 ऑफ द शेयर विल बी गिवन टू जमींदार, ठीक है. एंड 10/11 ऑफ द शेयर विल बी गिवन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ईस्ट इंडिया कंपनी. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? 11 पार्ट्स में पैसे को डिवाइड किया जाएगा. वॉट एवर रेंट द जमींदार इज कलेक्टिंग फ्रॉम पेजेंट, इट विल बी डिवाइडेड इंटू 11 पार्ट्स. 1/11 part will be given to zamindar, 10/11 will be given to East India Company. What will the peasant receive? Nothing. 2 टाइम का खाना, ठीक है. He will just receive few grains to fill his belly, ठीक है. That's it, ठीक है. उसको और कुछ नहीं मिलेगा, बेचारा मेहनत करेगा और मिलेगा बस 2 टाइम का खाना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है. दिस वॉज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है. क्लियर हो गया. Now the next important system that we are going to study, ठीक है. Now the next important point. Now over here we have the रेवतवारी system. अब हमारे पास आता है रेवतवारी system. Now रेवतवारी system was introduced in 1820 and it was introduced by Thomas Munro. So in the रेवतवारी system it was introduced in 1820 by Thomas Munro. Thomas Munro ने इसको introduce किया था 1820 में, ठीक है. Now over here, so now in the रेवतवारी system it was introduced by Thomas Munro 1820. Now in which areas it was introduced? ये याद रखना है prelims के लिए.
इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मैड्रास, ठीक है, एंड बॉम्बे एंड असम, असम में, पूरे असम में नहीं, कुछ पार्ट्स में, ठीक है, एंड द कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये एरियाज थे जहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था। आप MBAC याद रख सकते हो, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द निमोनिक, यू कैन यूज टू रिमेंबर इट, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सो नाउ इन दिस सिस्टम द ओनरशिप राइट्स, अब यहाँ पर जो ओनरशिप राइट्स हैं वो किसके पास थी? इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम द ओनरशिप राइट्स वर विद द जमींदार, बट हेयर द ओनरशिप राइट्स वर हैंडेड टू पेजेंट्स। यहाँ पर जो ओनरशिप राइट्स थी वो तो पेजेंट्स को दे दी गई कि चलो अब पेजेंट जो हैं वो जमीन के कौन हैं? ओनर हैं, ठीक है, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इज द BG विल कलेक्ट रेंट, डायरेक्ट रेंट कलेक्शन होगा फ्रॉम दी पेजेंट्स। अब बीच में कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, हियर द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल डायरेक्टली कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स, ओके। एंड व्हाट वाज द रेवेन्यू सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर रेवतवारी सिस्टम? इसमें जो रेवेन्यू था वो क्या था? व्हाट वर द रेवेन्यू रेट्स? सो हियर वी हैड टू रेवेन्यू रेट्स, 50% एंड 60%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि इफ देर आर ड्राई लैंड्स, अगर नेचुरली इरीगेटेड लैंड्स नहीं है, इफ देर आर नो नेचुरली इरीगेटेड लैंड्स, देन देर विल बी 50% ऑफ द रेवेन्यू विल गो टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर ड्राई लैंड्स है तो जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 50% ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा। बट इफ द लैंड्स आर इरीगेटेड, अगर मान लो समुद्र के या ओशंस के, रिवर्स के आसपास की जमीनें हैं, इरीगेटेड लैंड्स हैं, then 60% of the revenue will go to the British government। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो जल्दी से बताएं। सो दिस वॉज द रेवतवारी सिस्टम, ये हो गया आपका रेवतवारी सिस्टम। अब बात करते हैं महलवारी सिस्टम की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द महलवारी सिस्टम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1833, ये होता है 1833 में इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक। यहाँ पर आते हैं इन द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ओके। विलियम बेंटिक वही हैं जिन्होंने सती के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और काफ़ी गुस्सा फेस किया था जनता का, ठीक है। मैनी इंडियंस व्हेन ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दी सती मूवमेंट ना, मैनी इंडियंस दे ट्राइड टू बर्न हिम। काफ़ी इंडियंस ने इन्हीं को जलाने की कोशिश की थी, ठीक है, कि भाई तुम कैसे हमारे कल्चर में घुस सकते हो। बट ही वॉज डूइंग what he was doing was right, he was protesting against the सती मूवमेंट, सती प्रथा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट लोगों को समझ नहीं आया बिकॉज सोसाइटी वॉज वेरी नैरो माइंडेड एट दैट टाइम, ओके। सो दे अटैक्ड विलियम बेंटिक ओनली, उन्होंने इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। चलो, सो महलवारी सिस्टम ओवर हियर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दी सेंट्रल प्रोविंस। कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था ये? सेंट्रल प्रोविंस में इंट्रोड्यूस हुआ था। NWFP दैट इज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, जो आप आज के टाइम पे पूरा यूपी देखते हो, ठीक है। देन ओवर हेयर यहाँ पर हमारे पास था इन आगरा में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इन पंजाब ऑल्सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इन गैंजेटिक वैली ऑल्सो इट वॉज, यूपी बिहार के आसपास भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। दीज वर द एरियाज वेयर मालवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ यू विल थिंक मैम इफ मालवारी सिस्टम और रेवतवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, वाई दे आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग दीज सिस्टम्स इन ऑल ओवर इंडिया, वाई इन सर्टन प्लेसेज ओनली? So the reason is very easy. If you are in charge of certain districts, you will introduce your acts, your plans, your policies in those districts only, right? मान लो कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट के या आप मान लो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हो, आपकी पॉलिसीज जो होंगी वो उसी डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट होंगी, उसी डिस्ट्रिक्ट में लागू होगी, पूरी इंडिया में नहीं लागू करोगे। जिसके इंचार्ज आप हो आप वहीं पर लागू कर सकते हो। इफ़ यू आर एन इंचार्ज ऑफ अ एरिया यू विल अप्लाई योर पॉलिसीज इन दैट एरिया ओनली, some other person will not accept your policies, right? Similarly, for example over here we had Thomas Munro, he was in charge of these states, so he implemented his policy in his state only, in his state of administration only, okay? point clear हो गया? चलो, अब मालवारी सिस्टम की अगर हम बात करें, दिस सिस्टम हैड मेनी प्रोविजंस, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोविजंस थे, एंड दिस प्रोविजंस वर टेकन फ्रॉम बोथ द जमींदारी सिस्टम, जमींदारी से भी सिस्टम से प्रोविजन लिए गए थे, एंड रेवतवारी सिस्टम। सो देयर वर प्रोविजंस विच वर कॉपीड फ्रॉम जमींदारी एंड रेवतवारी सिस्टम। मालवारी सिस्टम में दोनों सिस्टम को मर्ज कर दिया, ठीक है। नाउ इन दिस सिस्टम द लैंड वाज डिवाइडेड, पूरी जमीन को डिवाइड किया गया इनटू यूनिट्स कॉल्ड महल्स। जमीन को महल्स में डिवाइड किया गया, महल्स वर द यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स। सो इन स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड महल्स द एंटायर लैंड वाज डिवाइडेड, and each mahal comprised of one or more villages,
ठीक है, हर एक महल में एक से ज़्यादा गांव पड़ा करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 विलेजेस, मान लो ये पूरी ज़मीन है वेयर वी हैव 10 विलेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दिस इज वन बिग पीस ऑफ लैंड, वी हैव 10 विलेजेस। नाउ दिस पीस ऑफ लैंड विल बी डिवाइडेड लाइक दिस इनटू महल्स। इस ज़मीन को हम महल्स में डिवाइड कर देंगे। ईच महल विल कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 विलेजेस, हर महल में 2 से 3 विलेज होंगे, ठीक है। अभी पॉइंट क्लियर हो रहा है। एंड हियर द ओनरशिप राइट्स विल बी गिवन टू, ओनरशिप राइट्स किसको दिए जाएंगे? पेजेंट्स को ही दिए जाएंगे। द ओनर ऑफ द लैंड्स विल बी पेजेंट्स ओनली, फार्मर्स ओनली, ओके। नाउ हु विल कलेक्ट द टैक्स देन? अगर आपकी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी डायरेक्टली तो ये फिर आपका रेतवारी सिस्टम हो गया, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट द टैक्स डायरेक्टली देन इट इज इक्विवेलेंट टू रेतवारी सिस्टम, बट इट वाज नॉट इक्विवेलेंट टू रेतवारी सिस्टम। सो हियर द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड विलेज कमिटीज। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बनाया, विलेज कमिटीज वर अपॉइंटेड, ठीक है। एंड दीज विलेज कमिटीज हैड 4 to 5 ऑफिसर्स। विलेज कमिटीज में 4 से 5 ऑफिसर्स थे, ठीक है। दे यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दी पेजेंट्स, ठीक है। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम दी पेजेंट्स। और इसमें सारे अंग्रेज नहीं थे, विलेज कमिटीज में इंडियंस ही थे। इन द विलेज कमिटीज दे वर इंडियंस ओनली अपॉइंटेड फ्रॉम द विलेज। दे वर ट्रेन्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम दी फार्मर्स। उनको ट्रेन किया गया कि तुम जाकर टैक्सेस कलेक्ट करो फार्मर्स से, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द पॉइंट ओवर हियर? यहाँ पर पॉइंट क्या था? व्हाई डिड दे अपॉइंट विलेज कमिटीज? इफ इंडियंस आर गोइंग टू देयर फेलो इंडियंस, अगर एक भारतीय दूसरे भारतीय के पास जा रहा है टैक्स लेने, तो ये पेजेंट, ये फार्मर बहुत ट्रस्ट के साथ इसको पैसे दे देगा, ठीक है। बिकॉज इंडियंस दे हैड ट्रस्ट अमंग्स देमसेल्व्स। सो इफ वन इंडियन इज कमिंग टू अ फार्मर, इंडियन फार्मर, टू कलेक्ट टैक्स, ही विल ट्रस्ट हिम, ठीक है। उनका रिलेशन स्ट्रांग होगा। इफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर इज गोइंग देन द ट्रस्ट विल नॉट बी देयर। अगर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर जा रहा है तो फार्मर ट्रस्ट नहीं करेगा, खुश नहीं होगा। बट एक भारतीय दूसरे भारतीय के पास जा रहा है तो ट्रस्ट फैक्टर रहेगा। सो टू मेंटेन दैट ट्रस्ट फैक्टर अमंग्स द इंडियंस, द विलेज कमिटी वाज अपॉइंटेड एंड इंडियंस वर अपॉइंटेड इन दिस विलेज कमिटी टू कलेक्ट द टैक्सेस, ठीक है। अभी पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, हेयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों की एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी स्टार्टिंग न्यू बैचेज ऑन 18th of Jan। 18th Jan से ना अनअकैडमी नए बैचेस स्टार्ट कर रहा है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको अपना सिलेबस फटाफट टाइम से ख़त्म करना है, तो यू कैन इनरोल इन दीज बैचेस। नाउ देर इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, वो अलग होता है, उसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, PC, ठीक है। इन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू गेट योर पर्सनल कोच हु विल गाइड यू फ्रॉम प्रिलिम्स टिल इंटरव्यू, जो आपको प्रिलिम से इंटरव्यू तक गाइड करेगा, आपको टाइम टेबल फॉलो करवाएगा। ही विल मेक श्योर दैट यू फॉलो द टाइम टेबल, you complete your targets, he will give you targets also to complete. So from prelims 2 to 3 months from prelims he will make sure that whole your entire syllabus is covered, plus आपका one time revision हो गया है। तो आपको एक तरीके से mentorship देगा आपका आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन पे पर्सनल कोच, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज बैचेस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of Jan in Hindi, English and bilingual, all the 3 languages, you can use code Sharma20, सब्सक्राइब एंड गेट 10% डिस्काउंट। इस कोड को यूज़ करके ना 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये बेटर चांस है, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने के बैचेस भी हैं, कल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप यू विल प्लान योर स्टडीज़ अकॉर्डिंगली। अब हमने इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पढ़ लिया, वी हैव सो फार स्टडीड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट। अब बात करते हैं सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट की, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, वी नो एट दैट टाइम आवर सोसाइटी वाज वेरी नैरो माइंडेड। उस टाइम पर ना हमारी जो सोसाइटी थी वो बहुत नैरो माइंडेड थी। नैरो माइंडेड का मतलब क्या है? वी हैड द सती सिस्टम, हमारे पास सती सिस्टम था। वी हैड चाइल्ड मैरिजेस, वो तो अभी भी कितनी जगह पर हैं। इतनी सोसाइटी आगे बढ़ गई बट चाइल्ड मैरिजेस नहीं गए, ठीक है। स्टिल नाउ वी फेस इश्यूज लाइक चाइल्ड मैरिजेस। सती तो चलो थैंक गॉड चला गया। देन वी हैव इन्फेंटिसाइड्स, गर्ल बेचारी बच्ची पैदा होती है तो उसको दूध में या पानी में डुबो के मार दिया करते थे, राइट। इवन टुडे ऑल्सो द गर्ल चाइल्ड इज नॉट स्पेयर्ड इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, सम ऑफ द विलेजेस इन इंडिया, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इट वॉज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स। ये जो आज हम ह्यूमन राइट्स करते रहते हैं ना, ये कौन लेकर आया था भारत में? ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इस कॉन्सेप्ट को,
ठीक है. ब्रिटिशर्स ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट दैट यू हैव योर बर्थ राइट, यू हैव योर ह्यूमन राइट्स, राइट टू लिव. आपके पास राइट्स हैं, ठीक है, कि आप जिंदा, आपकी लाइफ पे आपका हक है. आपकी परमिशन के बिना कोई आपकी लाइफ को आपसे छीन नहीं सकता. इफ यू आर बॉर्न यू हैव द राइट टू लिव, राइट. नोबडी कैन किल यू, नोबडी हैज दैट राइट टू किल यू और बाइंड यू और इंस्लेव यू, राइट. सो ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट लाए गए सती प्रथा को देखने के बाद. इवन द ब्रिटिशर्स वर वेरी हॉरिफाइड, दे वर स्कैर्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा डरे हुए थे ब्रिटिशर्स कि भाई ये क्या है, जिंदा औरत को जला रहे हैं यहाँ. If the husband has died, the wife was forcefully made to sit on the pyre, the funeral of the husband. That was horrifying, बहुत ज़्यादा horrifying था. So that is why this human rights concept was brought. इस concept को लाया गया, ठीक है, कि भाई ऐसे नहीं चलेगा कि आदमी मर गया तो औरत को भी उसके साथ जाना चाहिए, पत्नी का धर्म निभाना चाहिए. ये stupidity नहीं चलेगी. कहीं किसी वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा. Now at that time it was male patriarchy. ये जो male ego है ना, ये सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है. दिस मेल ईगो, दिस कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉन्सेप्ट. इस मेल ईगो के चलते आज के टाइम पे आप देख रहे हो कितने केसेस रेप्स के आ रहे हैं, ठीक है. द केसेस ऑफ फोर्सफुल मैरिजेस, रेप्स, ऑल दीज ब्रुटैलिटीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ मेल ईगो, ठीक है. जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपका दिमाग खुलता है, आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, right. So at that time also, because of this male patriarchy, this male ego, women were forced to sit on the pyre. क्योंकि अगर औरत पायर पे नहीं बैठेगी तो आदमियों को खटकता था ना कि औरत फ्री है, औरत अपने मन से कुछ भी खा पी सकती है, अपने मन से बाहर निकल सकती है, कोई आदमी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उसको भी जला देते थे पति के साथ. पॉइंट क्लियर हो रहा है. प्लस कुछ औरतें भी इसको सपोर्ट करती थी. एट दैट टाइम सम ऑफ द विमेन ऑल्सो यूज्ड टू सपोर्ट सती प्रथा. वाई? बिकॉज दे वर स्केर्ड बाय दिस हाउंडिंग मेन्स. ये जो मेन हुआ करते थे, ये जो हाउंडिंग वुल्फ्स थे, कोई औरत विधवा हुई तो उसके ऊपर सारे आदमी नजर रख के बैठ जाते थे, ठीक है. वंस दी अ ब्राइड, शी हैड बिकम अ विडो, एक विडो बन गई है अगर एक औरत, तो सारे आदमी उसे गलत नजर से देखते थे. ऑल दी अदर मेन यूज्ड टू कंसिडर हर एज देयर प्रॉपर्टी. सो फॉर दैट सम ऑफ द विमेन ऑल्सो सपोर्टेड सती प्रथा कि भाई किसी की प्रॉपर्टी बनने से अच्छा है कि मर जाए, ठीक है. दिस वॉज दी मेंटालिटी एट दैट टाइम. सो सती, विडो री मैरिज, इसके खिलाफ थी सोसाइटी. पीपल वर अगेंस्ट विडो री मैरिज ऑल्सो. राजा राम मोहन रॉय ही कन्विंस्ड पीपल फॉर विडो री मैरिज, फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ विडो री मैरिज, वरना और कोई समझता नहीं था, ठीक है. सो हियर सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस, इन्फेंटिसाइड्स, टू अवॉइड ऑल दिस, टू कैंसल ऑल दिस, ह्यूमन राइट्स they were brought by the people by the Britishers. लोग इसको लेकर आए, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. So now over here, to improve the condition of women in the society, various legal measures were also introduced. काफ़ी सारे लीगल मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे. वाई? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन इन द सोसाइटी. सती प्रथा वॉज बैंड, सती को बैन किया गया. चाइल्ड मैरिजेस वर बैंड, ओके, एंड इवन इन्फेंटिसाइड्स वर it was also banned. Now also Britishers, they showed keen interest for uplifting the society. उनको पता था कि ये जो सोसाइटी है हमारी पूरी नैरो माइंडेड है. आर सोसाइटी वॉज एक्सट्रीमली नैरो माइंडेड. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइड टू ब्रिंग इन डिफरेंट एजुकेशनल मेजर्स. एजुकेशनल मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए ताकि लोगों के दिमाग को खोला जा सके. प्लस वन negative thing about this these policies were that the vernacular languages were ignored. एक इसमें गड़बड़ ये हुई कि जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है ना, लोकल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, सो दीज लोकल लैंग्वेजेस दे वर इग्नोर्ड. दे ट्राइड टू फोर्स इंग्लिश लैंग्वेज इन आर सोसाइटी. संस्कृत को हटा के, हिंदी को हटा के उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को फोर्स किया हमारी सोसाइटी पे. I am not saying that English is a bad language. You should know different languages because you are going to be an administrator. आपको तो internationally travel करना है, ठीक है. You have to represent India on so many levels. You should know the other languages also. But they try to make their language superior. That is wrong. अपनी लैंग्वेज को दूसरों से सुपीरियर कहना ये गलत है. ये आपकी नैरो माइंडेडनेस शो करता है. इफ यू थिंक हिंदी इज सुपीरियर देन इंग्लिश, और इफ यू थिंक इंग्लिश इज सुपीरियर देन हिंदी, और इफ यू थिंक Sanskrit is superior of all the languages, that mentality is wrong. Every language is important. हर language की इज्जत करो, सारी language important है. But ये कहना कि हमारी ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा important है, तुम्हारी बेकार है, तुम्हारी useless है, that is wrong. Okay, so they ignored the local languages, vernacular languages. Okay,
पॉइंट क्लियर हो गया. सो दिस वाज द सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल. ये हो गया सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल का. सो वी हैव स्टडीड द पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट. यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. ठीक है. So these were the changes that the British society was bringing in. I taught you about the land revenue system also. Now all these changes were accepted by people, yes or no? क्या ये सारे changes बहुत अच्छे से accept कर लिए लोगों ने? People were happy with all these changes? No. Answer is no. People were not happy. See, the society who is mindlessly, blindly following the sati pratha. If you are banning that sati pratha which is mindlessly followed by people, तो पीपल विल नॉट लाइक इट. लोग पसंद थोड़ी करेंगे कि भैया जिस सती प्रथा को लोग प्रैक्टिस करते हैं आप उसको बैन कर रहे हो. तो लोगों को आया गुस्सा. ठीक है. देन यू आर फोर्सिंग योर लैंग्वेज ऑन एवरीबडी. आप अपनी लैंग्वेज को फोर्स कर रहे हो लोगों पे. ठीक है. तो इधर भी गुस्सा आया. हेयर ऑल्सो पीपल वर अनहैप्पी. ठीक है. अब पढ़ते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट. नाउ लेट अस स्टडी द पॉलिटिकल इम्पैक्ट. दे वर ओवर हेयर दे वर गिविंग जीरो रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्लेसेस. कुछ चीज़ों को छोड़कर इंडियंस को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था. प्लस द इंडियन रूलर्स वर कन्वर्टेड इनटू स्लेव्स, पपेट्स. हमने लास्ट क्लास में पॉलिटिकल इम्पैक्ट पढ़ा था अश्विनी. दे वर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स. बैटल ऑफ प्लासे वी हैव स्टडीड, बैटल ऑफ बक्सर वी हैव स्टडीड. दे वर इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिक्स. दे वर कन्वर्टिंग आवर रूलर्स इनटू पपेट्स. दैट वाज आल्सो नॉट लाइक्ड बाय पीपल. लोगों को ये भी पसंद नहीं आया. ठीक है. दैट इज वाई the result of all this was the revolt of 1857. इन सब का रिजल्ट आया निकलकर 1857 का विद्रोह. So Indian mutiny of 1857 to 59 was a widespread but unsuccessful rebellion. Now this rebellion was successful also and unsuccessful also. It was a win or victory also and loss also. ये victory भी था और ये loss भी था. क्यों? Now why it was a victory? Because it instilled the feeling of nationalism in Indians. क्योंकि इस रिवोल्ट ने लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना इंस्टॉल करी. ठीक है. वी गॉट यूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. चलो हमारे एम्स डिफरेंट थे बट हम यूनाइट तो हुए. ठीक है. प्लस ब्रिटिशर्स फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट स्केयर्ड ऑफ इंडियंस. पहली बार ब्रिटिशर्स को भैया डर लग गया ये क्रांति देखकर. ठीक है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री we came together as one united party but our aims and ambitions were different. That was the loss. कि भैया हमारे जो aims थे ना वो different थे. ठीक है. some rulers were fighting this battle, they were participating in this revolt to acquire their country back from the clutches of Britishers so that they can rule back. कुछ जो राजा थे वो इसलिए पार्टिसिपेट करते ताकि हमारे हाथ में रूल आ जाए. ठीक है. सम फार्मर्स वर पार्टिसिपेटिंग अगेंस्ट दी टैक्स सिस्टम. कुछ फार्मर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि उनको टैक्स सिस्टम पसंद नहीं था. ठीक है. देन सम जमींदार दे वर पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्डर टू हैव देयर कंट्रोल ऑन दी लैंड्स बैक. जमींदार्स को ना मिडल मैन बना दिया था ब्रिटिशर्स ने. तो वापस कंट्रोल जीतने के लिए जमींदार्स भी कूद पड़े थे. कुछ जमींदार्स. Okay, some tribal people participated. Why? Because the Britishers, they tried to clear off their jungles. They tried to clear off their forest. कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया. क्यों? क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि ये ब्रिटिशर्स हमारी ज़मीन पे घुस के हमारे ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं. दे हैड डिफरेंट एम्स. दे वर नॉट यूनाइटेड माइंडफुली यूनाइटेड नहीं थे. जैसे हम अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान यूनाइटेड थे ऐसे अभी नहीं थे. And successful. Why it was successful? Because Britishers the first time saw the glory of Indians coming together. पहली बार ब्रिटिशर्स के पसीने छूट गए थे. सब भारतीय सामने आ गए थे उनके. ठीक है. So here there are different causes of this revolt. Political cause है, socio-religious cause, economic and military cause. I told you about the socio-religious and economic cause. The very indifferent and very discriminatory tax system was the economic cause. बहुत discriminatory tax system था. 50% 60% ले रहे हैं revenue. ठीक है. 1/10 और 10/11 share of revenue they are taking. They are giving nothing to the farmers. No part of revenue was given to the farmers. Socio-religious cause because they were trying to interfere in the religion, tradition and culture of the Indian society. They were trying to bring in different changes. Modernism लेकर आ रहे थे. Christianity को थोप रहे थे हमारे ऊपर. English language को थोप रहे थे. They were pressurizing their language on us. ठीक है. Then political cause, many of the leaders they were becoming puppets. Then आपका यहाँ पर आ जाता है doctrine of lapse policy. सभी को याद है ये 8th क्लास में पढ़ा था. किस किस को याद है जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में.
हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ठीक है, यहाँ पर देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी. एनेक्सेशन मतलब कब्जा करने वाली पॉलिसी, ठीक है, हड़पने वाली पॉलिसी. इट वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी फॉलोड बाय लॉर्ड डलहौजी when he was India's Governor General from 1848 to 1856. What he was doing, ये एक तरीके की politically administrative policy थी to extend the British rule in India. भारत में ब्रिटिश रूल को बढ़ाने की का एक तरीका था. What they were doing, क्या कर रहे थे, that if you are a king, for example समझ लो कि person A is a king, ठीक है, ये एक राजा है, and he has his own son, अपना biological son है. Okay, then this biological son can rule. But if this person has no son of his own, अपना कोई biological son नहीं है, then his kingdom will go to the Britishers. इसका राज्य कौन हड़प लेगा? Britishers हड़प लेंगे. And even if he adopt, the adopted son will not be considered as a biological son. भाई तुम्हारा खून का रिश्ता होना चाहिए, तुम अडॉप्ट करोगे नहीं मानेंगे उसको तुम्हारा बेटा. That is why रानी लक्ष्मीबाई also participated in this revolt because she had an adopted son. उनका अपना बच्चा तो था नहीं, उसकी डेथ हो गई थी, adopted son था, उसको मान नहीं रहे थे. ठीक है, and see, doctrine of lapse policy said that if you have a son of your own, then we can give you your kingdom. But if you do not have the son of your own, we are going to annex your state or we are going to confiscate your state. But the states or the rulers who had their own son, their states were also confiscated. For example, अवध, अवध को हड़प लिया गया. अवध में तो उसका खुद का वारिस था, फिर भी हड़प लिया. Why? Excuse given by Lord Dalhousie was that Awadh is showing some examples of misgovernance. अवध में क्या हो रहा है? Misgovernance हो रही है. The ruler of Awadh is not competent enough to rule. जो अवध का रूलर है ना, वो रूल करने के लायक ही नहीं है, रूल नहीं कर पा रहा. There is corruption in Awadh. These were the wrong excuses which were given by Lord Dalhousie. In the last class I told you that Lord Dalhousie was a person who was very short-tempered, very ambitious and very narrow-minded person. ये सिर्फ पैसे के बारे में, अपने राज्य को बढ़ाने के बारे में सोचता था. इसमें ना इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी. He did not have the humanity, the empathy in him. Okay? He was just focused on extending British rule. ये सिर्फ ब्रिटिश रूल को बढ़ाने की सोचता था. So this policy was the reason why revolt of 1857 also started. ये भी एक reason था. Now these are several causes of the revolt of 1857. But what is the trigger factor? Trigger factor क्या आता है? Trigger factor क्या है? The cartridge of the guns, right? जो pig fat use हुआ था, the cow fat which was used, that was the trigger factor. गुस्सा तो भरा ही हुआ था, ठीक है. द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, वेरी गुड. ठीक है, सो पीपल वर एंग्री. ऐसा नहीं है लोग गुस्सा नहीं थे. बिकॉज ऑफ ऑल द अदर एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, पीपल वर एंग्री. बट वेन दे गॉट टू नो अबाउट द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, दैट वॉज द ट्रिगर फैक्टर. लोगों की सटक गई. लोगों ने बोला भैया अब तक चुप रहे, अब चुप नहीं रहेंगे. सो फार वी वर क्वाइट, वी वर हैंडलिंग ऑल दीज टॉर्चर्स बाय द ब्रिटिशर्स, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टे क्वाइट. अब नहीं चुप रहने वाले. ठीक है. प्लस देर वॉज अनदर डिस्क्रिमिनेशन. लेट्स से वी हैव ओवर हेयर राम एंड वी हैव ओवर हेयर, यहां पर हमारे पास क्रिस है, यहां पर राम है. राम इज एन इंडियन एंड क्रिस इज अ ब्रिटिशर. ठीक है. एंड दे बोथ आर इन ब्रिटिश आर्मी. BA मीन्स ब्रिटिश आर्मी. एंड दे हैव द सेम रैंक. इनकी जो रैंक है वो भी सेम है. दे आर ऑन द सेम रैंक, सेम पोजिशन. बट क्रिस विल बी पेड ₹100 एज सैलरी एंड राम विल बी पेड ₹20 एज सैलरी. क्रिस को 100 रुपये दे रहे हैं सैलरी के महीने के, राम को 20 रुपये. एंड वेन इट कम्स टू प्रमोशन की बात आती है, राम हैज मोर एक्सपीरियंस देन क्रिस, बट स्टिल क्रिस विल बी गिवन द प्रमोशन बिकॉज ही इज अ ब्रिटिशर. तो दिस वॉज पार्शियलिटी विच वॉज गोइंग ऑन. ये पार्शियलिटी हो रही थी ना. दैट इज वाई इंडियन सोल्जर्स वर अनहैप्पी. अनदर एग्जाम्पल वॉज दैट इंडियन सोल्जर्स वर सेंट ओवरसीज. इंडियन सोल्जर्स को ना ओवरसीज बैटल लड़ने के लिए भेजा जाता था. ब्रिटिशर्स के और किसी कंट्री के साथ कुछ लड़ाई होती थी तो इंडियन सोल्जर्स को भेजते थे. ठीक है. एंड इंडियन सोल्जर्स सेड दैट यू आर सेंडिंग अस ओवरसीज, वी आर नॉट अलाउड टू गो ओवरसीज. ठीक है. बिकॉज देर वॉज अ फियर दैट द इंडियंस इफ दे स्टेप आउट ऑफ इंडिया दे विल लूज देयर कास्ट. ठीक है. बाहर शादी कर लेंगे, कुछ मांस मच्छी खा लेंगे तो अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा.
ठीक है. सो दे सेड इफ यू आर सेंडिंग अस अब्रॉड, नो इश्यूज, गिव अस बोनस. हमें एक्स्ट्रा मनी दो, एक्स्ट्रा सैलरी दो, वी आर गोइंग अब्रॉड, वी आर रिस्किंग आवर लाइफ्स, वी आर लीविंग आवर फैमिलीज, गिव अस बोनस. दे वर नॉट बीइंग पेड बोनस, बल्कि जो 20 रुपए है वही सैलरी मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. सो दैट इज वाई इंडियन सिपाहीज और इंडियन सोल्जर्स वर डिससैटिस्फाइड. इंडियन सोल्जर्स को इसी बात का गुस्सा था कि भैया ये लोग अपनी सुनने वाले नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो जाए ये अपनी कंडीशन को खराब ही करके रखेंगे. These were the reasons, but unfortunately we could not, achieve success, you can say success in this particular revolt. Why success क्यों नहीं मिलती है इस revolt में? क्योंकि यहाँ पर unity नहीं थी. There was no unity amongst the Indians. Everybody was fighting for their own self advantages. सब लोग अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, ठीक है. There was nothing about India getting freedom. ऐसा कोई नोशन नहीं था कि भैया इंडिया को हमें फ्रीडम दिलाना है. There was no leader. नाम का एक बेचारा लीडर था बहादुर शाह जफर, जिसको भी पेंशन भी उसकी छीन ली गई, ठीक है. So there was a namesake leader Bahadur Shah Zafar who was not really planning anything. He was just the leader for the namesake. नाम के लिए लीडर था. So there was no leader, no central authority, no unity, because of which, जिसकी वजह से हमारा जो ये रिवोल्ट है ये फेल हो गया, ठीक है. Now over here this is very important. ये जो टेबल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट, इंडियन लीडर्स फॉर द नेम सेक, जिनका सिर्फ नाम की वजह से ये लीडर थे यहाँ पर बहादुर शाह जफर, एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट. सो इन दिल्ली द नेम सेक रूलर वॉज बहादुर शाह जफर. इनका नाम बहादुर शाह टू भी है, बहादुर शाह जफर भी कह सकते हो. एंड हियर द ब्रिटिशर हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन दिल्ली वॉज जॉन निकोलसन. यहाँ पर जो ब्रिटिशर थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को दबाया वो थे जॉन निकोलसन. देन इन लखनऊ वी हैड बेगम हजरत महल, and the British official who suppressed the revolt was Henry Lawrence. In Kanpur we had Nana Sahib, झांसी में हमारे पास लक्ष्मीबाई थी, and in Gwalior we had तात्या तोपे. बरेली we had खान बहादुर खान. अलाहाबाद एंड बनारस मौलवी लियाकत अली, एंड बिहार में हमारे पास कुंवर सिंह आते हैं. इन बिहार वी हैड कुंवर सिंह. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो फटाफट से बताएं. इफ द पॉइंट्स आर क्लियर लेट मी नो. ओके, पॉइंट इज क्लियर. चलो अब स्टार्ट करते हैं अ जर्नल सर्वे ऑफ सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स की लिस्ट है जो प्रीलिम्स के लिए मैंने यहाँ पर स्पेक्ट्रम से ली है. दिस आर लिस्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम दैट आई हैव टेकन. ठीक है, तो जल्दी से इस चार्ट देखो, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है. ऑलरेडी अपलोडेड द स्पेक्ट्रम पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, सो ओवर हियर फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राजा राममोहन रॉय. सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं राजा राममोहन रॉय से. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल मेक सम चेंजेस इन द स्लाइड. मैं स्लाइड में थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए. चलो यस, सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. सो ओवर हियर राममोहन रॉय वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज रेनेसांस. इनको फादर माना जाता है. रेनेसांस मीन्स न्यू चेंज, न्यू लाइट. ठीक है, न्यू रिफॉर्म. So he is known as a tireless social reformer who started the age of enlightenment. I have told you in the previous classes what is enlightenment. Enlightenment is when you achieve the level of awareness. अभी हमारे अंदर वो level of awareness नहीं है. हम किसी को ऐसे ही enlightened नहीं बोलते. बुद्धा is known as enlightened person. दयानंद सरस्वती जी is known as enlightened person. Aurobindo Ghosh is known as an enlightened person. Why? Because they have achieved the level of awareness that normal human being cannot achieve. ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो लेवल नहीं अचीव कर सकता जो इन लोगों ने महान हस्तियों में ने किए हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड महावीरा इज नोन एज इनलाइटेंड पर्सन. लॉर्ड महावीरा को हम इनलाइटेंड पर्सन बोलते हैं. ठीक है, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें एक लेवल ऑफ अवेयरनेस है जो आ चुकी है. ठीक है, सेम वे over here you will see Raja Rammohan Roy is also considered as the person who started or inaugurated the age of enlightenment. Okay, how? enlightenment क्या होता है? अवेयरनेस होती है. enlightenment मतलब ये नहीं कि आपको पता चल गया है सच क्या है झूठ क्या है और ये सारी बातें. enlightenment का मतलब होता है कि आपको पता है सही क्या है और गलत क्या है, जरूरी क्या है और बेकार क्या है. You know what is important and what is not important, what can be ignored, what is materialistic and what is non-materialistic. That happiness is not attached with materialistic things. आपकी खुशी materialism के साथ अटैच नहीं कर सकते आप, वरना कभी खुश नहीं रहोगे. ठीक है,
सो राजा राम मोहन रॉय न्यू दिस कि भैया मटीरियलिज्म इज नॉट गुड एंड रियल हैप्पीनेस लाइज इन दी अपलिफ्टमेंट ऑफ दी सोसाइटी. असली खुशी किस में है? जब आप सोसाइटी को अपलिफ्ट करो, एम्पावर करो. सो राजा राम मोहन रॉय ही अंडरटुक मेनी कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. यहाँ पर डीस्ट का मतलब होता है, राइट इट डाउन, बिलीव इन द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज डीस्ट. उसको हम डीस्ट बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो दिस वॉज द फर्स्ट पब्लिश वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ही पब्लिश्ड दिस बुक इन 1803. 1803 में इसको पब्लिश किया गया. नाउ ही वॉज अगेंस्ट आइडोलेटरी. इनको आइडोलेटरी बिल्कुल पसंद नहीं था. ही डिड नॉट से दैट आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भगवान नहीं है. ठीक है, ही यूज्ड टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट ही सेड दैट गॉड is in every being, in every living being. हर एक में भगवान है. In nature God is present, in humans God is present. You should not run after idols to in search for God. मतलब तुम्हें मूर्तियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है भगवान ढूंढने के लिए. He was against idolatry because अगर मूर्तियों के पीछे भागोगे तो क्या होगा कि अलग अलग रिचुअल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे. रिचुअल्स फॉलो करोगे तो क्या होगा? अंधविश्वास बढ़ेगा. भाई अंधविश्वास नहीं करना. He was against superstition. ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट सुपरस्टिशन, ही वॉज अगेंस्ट सती प्रथा. सो ही वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स ऑल्सो. सती प्रथा के अगेंस्ट थे तो ब्रिटिशर्स की भी हेल्प उन्होंने ली और ब्रिटिशर्स ने भी उनकी हेल्प करी सती के अगेंस्ट मोर्चा आगे ले जाने में. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो ओवर हियर इन 1814 ही फाउंडेड द आत्मीय सभा इन कैलकाटा. 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा स्टार्ट किया. And this Atmiya Sabha carried out the campaign against idolatry, that means idol worship, caste rigidities, meaningless rituals and other social ills. ठीक है, for example the Sati Pratha, the resistance towards widow remarriage, the child marriage, etc. Okay. So when we talk about Brahmo Samaj, again this Brahmo Samaj initially was known as Brahmo Sabha, which was established in 1828. अब एक चीज में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. There is one thing in which you have to do a little bit of hard work. That is to remember the year of these organizations. इन organizations के थोड़े से ना ईयर याद रखने हैं आपको. अब मुझे पता है ये थोड़ा आप बोलोगे ये तो मैम नाइंसाफी हो गई. ठीक है, बट नाइंसाफी थोड़ी तो रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे याद कर सकते हो. Now what you have to do is you have to take an A4 size sheet of paper. एक A4 size sheet of paper ले सकते हो आप, and in that you can write the name of the important organizations that we study and write the year. ठीक है, associated with it. और फिर उसको हर alternative day रिवाइज करो सुबह शाम, सोने से पहले सुबह उठने के बाद. थोड़ा सा आलस आता है बट कर लो. ठीक है, it will be beneficial for all of you if you revise it daily. ठीक है, so this is how you can remember it. अब 1828 because they can give you the name of organization, they will ask you to arrange them chronologically. Organization का नाम देंगे और बोलेंगे chronologically arrange करो. ठीक है, now this Brahmo Sabha was renamed as Brahmo Samaj. अब इसका aim क्या था? देखो नाम का नामकरण कर रहे हैं ये अलग बात है, but what was the aim? Its chief aim was the worship of eternal God. Now you will say, ma'am, Raja Ram Mohan Roy was against idolatry. Why did he say this should be the aim? He said worship of eternal God. Eternal God means the God which is present in all beings. वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा जो हर लिविंग प्राणी में, लिविंग बीइंग में प्रेजेंट है. लिविंग बीइंग डज नॉट मीन ओनली ह्यूमन बीइंग, इट मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स, नेचर, विंड, हर चीज में, इवन द ऑक्सीजन दैट यू टेक इन, गॉड इज प्रेजेंट इन दैट. दैट वाज द मैसेज ऑफ दिस समाज. डू नॉट रन आफ्टर स्टूपिड रिचुअल्स. अलग अलग रिचुअल्स के पीछे मत भागो. भगवान हर जगह है, तुम आंख बंद करके उसको याद करो, वो सुनेगा. यू क्लोज योर आईज एंड वर्शिप द गॉड, ही विल लिसन टू यू. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो दैट वॉज हिज मैसेज. ये उनका मैसेज हो गया. ये सैक्रिफाइसेस, हवन, यज्ञ, बलि चढ़ाना, रिचुअल्स, इनके अगेंस्ट थे. ये बात आपको याद रखनी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फर्दर द सोशल रिफॉर्म्स इन क्लास 4. क्लास 4 में हम सोशल रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करेंगे. इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास.